बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक बच्चों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ शायद कम आ रही है आप लोगों को, इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में बेहतर हो जाएगी। आई होप कि आप आवाज़ बेहतर हो गई होगी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। जी शाज भाई, हम आपसे डिस्कस कर रहे थे और उसके बाद फिर राब्ता मुनक़ता हो गया, क्लास का टाइम ख़त्म हो गया। और कौन सा पॉइंट मेरे भाई, मेरे दोस्त शाज? ऑफिस बिल्डिंग, सेकेंड हैंड कार, है ना शाज? आप मौजूद हैं हमारे साथ? तो बेटा, अच्छा आप अनम्यूट कर सकते हैं अगर चाहें तो। यस, 6 पॉइंट था, सेकंड हैंड कार की बात हो रही थी और कंटिन्यूटी में सेंटेंस था। तो पढ़कर यही समझ आता है कि हम कोई सेकंड हैंड कार खरीद रहे हैं और कर रहे हैं उसका रिपेयर और ओवरहॉलिंग का खर्चा। तो ये सब काम एक साथ हो रहा है, इसमें के बाद वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इस्तेमाल से पहले के बाद वाला कहीं कोई जुमला नहीं है। लेकिन ये जरूर कंफर्म है कि सेकंड हैंड कार खरीदी जा रही है और रिपेयर करवाई जा रही है। और ये सारी इंफॉर्मेशन एक साथ देने का मतलब शास क्या है, बोलो? तुम ही कंफ्यूज थे ना भाई कि कहाँ लिखा है बिफोर यूज और आफ्टर यूज। तो जुमला जी सर, इसका मतलब ये नहीं इसके बाद यूज हुआ है, लेने के बाद। लेने के साथ साथ, लेने के बाद नहीं, लेने के साथ साथ, लेने के लेने के बाद। साथ साथ। क्योंकि जब आप कहोगे ना लेने के बाद, तो फिर दोबारा टाइम वाली बात आ जाएगी कि कितने टाइम के बाद। लेकिन जब यहाँ सीक्वेंस में लिखा है, जैसे मैं कहूँ, शायद सुनना जुमला मेरा, जैसे मैं कहूँ कि हमने अ न्यू कार वॉज परचेज एंड रजिस्टर्ड, तो इसका मतलब है नई कार खरीदी और अपने नाम पर रजिस्टर करवा ली साथ साथ। क्या ख्याल है? तो खरीदते हुए ही रजिस्टर करवाई जाती है। यानी जब आप कार खरीदेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी अपने नाम पर। सर अगर रजिस्ट्रेशन ना करवाऊं, वो बेटा पाकिस्तान में लॉ की खामियां हैं, वो लूप होल्स हैं, उनको छोड़ें। सही है, चलें, शुक्रिया। सर ऐसी पूछनी है। साहब वेलकम। जी सर, आपने कहा था ना कि अगर गाड़ी खरीदने के बाद, सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने के बाद 3 से 4 महीने बाद अगर हम लोग वापस रीपेंट वगैरह करवाएं जी तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जी। लेकिन सर इससे तो गाड़ी की कॉस्ट नहीं बढ़ेगी? अगर वापस पेंट कराएंगे, गाड़ी अच्छी हो जाएगी, तो मतलब आगे महंगी बेच सकते हैं हम लोग गाड़ी को। मैं फिर क्या रहा हूँ, पेंट करवाने से ना, याद रखना, क्या नाम है तलाल, पेंट करवाने से गाड़ी की कॉस्ट, गाड़ी की लाइफ, गाड़ी की एफिशिएंसी नहीं बढ़ती। इस बात को समझ लो। गाड़ी की एफिशिएंसी, गाड़ी की लाइफ टोटली डिपेंडेंट होती है इंजन पर। समझ रहे हो? बेशक कलर बहुत महंगा होता है, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, मुझे इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसा, तलाल भाई आप हमारे साथ हैं ना? ठीक है। जी सर। हाँ, तो बस मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, आप आसान लफ्जों में यूं समझ लें, ये सारा ना हम एकेडमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं ना हम, मैं बिल्कुल डिफरेंट बात बताने लगा हूं अब आप सब लोगों को। क्योंकि जब आप पेट भर के आर्ग्यूमेंट करते हैं ना मुझसे, तो फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊं, ताकि आपको पता चले कि ये आखिर बहस का हल क्या है। क्योंकि अगर मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगा ना, तो आप रहेंगे कंफ्यूज, और कंफ्यूजन जो है ना वो तबाही का बाइस बनती है। फिर इंसान जो है ना उस चीज से बागी हो जाता है, वो कहता है यार ये तो समझ में ही नहीं आ रही, सर ने पता नहीं कैसी समझाई है। तो भाई बात ये है, ये एकेडमिक लाइफ है जिसमें अभी हम जी रहे हैं। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं ना, तो वहां पर जो हमारी हायर मैनेजमेंट होती है, जो सीनियर मैनेजमेंट होती है मेरा बेटा, सीनियर मैनेजमेंट डिसाइड करती है मिलकर, और इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि आइदर दिस एक्सपेंडिचर शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और इट शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? प्रैक्टिकल लाइफ में मेरा बेटा, जब सीएफओ के, आप मैनेजर फाइनेंस हैं, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस हैं, आप जाते हैं अपने मैनेजर फाइनेंस के पास, उससे पूछते हैं कि सर ये एक पेमेंट हुई है और ये बड़ी अमाउंट है, हम इसको एक्सपेंस कह दें या इसको एसेट ट्रीट कर लें?
और फिर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स को भी सहारा बनाते हैं कि क्या हमें स्टैंडर्ड्स अलाउ करते हैं इस तरह के खर्चे को एसेट कहने के लिए। ऐसा तो नहीं कि हम जो है किसी ऐसे खर्चे को एसेट मान रहे हो जिसका बेनिफिट हमें इसी ईयर मिल गया है। सही है? यस यस, ऐसा नहीं है। हाँ, अक्सर मैं इसलिए बड़ा संभल के ये बात कह रहा हूँ, बहुत अच्छा हुआ तुमने भी ये जुमला आगे लिख दिया कि कोई ये ना समझे कि आप फैक्ट्री का मालिक हैं, आपने बोला कि भाई चलो ये खर्चा है ना, इसको एक्सपेंस नहीं कहेंगे, इसको हम एसेट मान लेंगे। ऐसा नहीं है। आप अकाउंटिंग अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि हाँ भाई हम सब इसको एक्सपेंडिचर कहने पर राजी हैं और अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड हमें अलाउ कर रहे हैं कि अगर आप चाहें, यानी अब मैं अपनी बात खत्म करता हूं ना, वरना बात तो इतनी तवील हो जाएगी कि आप सुनते सुनते सुन हो जाएंगे और सो जाएंगे। बात यह है कि एक 5 लाख रुपए एक फैक्ट्री जिसके लिए 5 लाख रुपए की मशीन अहमियत रखती है बहुत, उसके लिए 5,000 रुपए का खर्चा भी अहमियत रखेगा। 5 लाख की मशीन जब अहमियत रखती है तो उसके लिए 5,000 रुपए का खर्चा भी अहमियत रखेगा। और वो 5 लाख की मशीन पर 5,000 का खर्चा करते हुए सोचेगी, 50,000 का खर्चा करते हुए सोचेगी। मायरा नसीम, तुम लोग क्या मुझे मैकेनिक समझ रहे हो हैं? अबे कैसी कैसी बातें सोच सोच के आ रहे हो। टायर चेंज करते हैं तो एफिशिएंसी, क्या गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है? हैं बताओ, गाड़ी बहुत अच्छी चलने लगती है, गाड़ी की लाइफ बढ़ जाती है, टायर चेंज करवाने के बाद तुम्हारी गाड़ी महंगी बिकती है। अरे नहीं ना मेरा बेटा, मासूम बच्चों ऐसे सवाल नहीं करो ना। हाँ, गाड़ी नहीं नहीं, मतलब मैं डांट नहीं रहा आपको, सॉरी की बात नहीं है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ आप लोग गाड़ी के मतलब गाड़ी के अंदर इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि हम गाड़ी से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। अब हमें और भी बहुत सारे पॉइंट है, मतलब हम ये आज ही खत्म कर लें तो अच्छा है, वरना हम तो 2-4 दिन इसी पे लगा देंगे। क्या कोई हमारी ऐसी गुफ्तगू हो ना जिससे, हाँ बात यह है, देखो ना मैंने आपसे कहा, कोई बच्चा बोले सर बैटरी के बगैर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती, बैटरी तो बहुत जरूरी है। ओ भाई, बैटरी से गाड़ी स्टार्ट जरूर होती है, लेकिन बैटरी से गाड़ी चलती नहीं है। बैटरी देखकर गाड़ी खरीदी नहीं जाती। बॉयज मेरी बात से शायद एग्री करें, कभी अब्बा के साथ अगर गाड़ी खरीदने गए हो, यूज गाड़ी, अभी तो क्या जाके ये पूछा कि भाई बैटरी पुरानी है, नई है, ताजी है, बासी है, टायर कैसे हैं, नए हैं, पुराने। अगर टायर पुराने भी हैं तो नए लगवा लेंगे हम, कोई मसला नहीं है। हम मेनली देखते हैं गाड़ी का इंजन, कि गाड़ी का इंजन सबसे पहले कैसा है, उसके बाद फिर हम सेकेंडरी यानी सेकंड नंबर पर हम देखते हैं कि गाड़ी की बॉडी किस तरह की है, बहुत ज्यादा रस्टेड है, गली हुई है, जंग लगा हुआ है तो हम देखते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर ओरिजिनल है, रीपेंट है, ये सब चीजें देखी जाती है ना। बॉयज मेरी बात से, मैं बॉयज को क्यों यहाँ पे प्रायोरिटी दे रहा हूँ, क्योंकि गर्ल्स आमतौर पर नहीं जाती पेरेंट्स के साथ कोई गाड़ी खरीदने। तो भाई गाड़ी जो है ना हमेशा देखी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1, क्या चीज, इंजन। मेरा ख्याल है अब इतना काफी है भाई, अब बस कर दो, गाड़ी ना हुई एक मुश्किल हो गई। तो मैंने क्या कहा, कोई भी खर्चा जब कोई बिजनेस डिसाइड करता है कि वो एक्सपेंडिचर कैपिटल होगा या रेवेन्यू, तो ना सिर्फ सीनियर मैनेजमेंट उसमें डिसीजन अपना इन्वॉल्व करती है। और मैं एग्जांपल क्या दे रहा था कि 5 लाख रुपए की मशीन जिनके लिए बड़ी अहमियत रखती है, उनके लिए 5,000 और 50,000 भी बड़ी अहमियत रखता है, उनके लिए 50,000 भी बड़ी अहमियत रखता है। और जिसके लिए 5 लाख की मशीन अहमियत नहीं रखती, उसके लिए 5,000 और 50,000 की भी कोई अहमियत नहीं होगी। क्यों? उनके पास मशीन ही 5 करोड़ की है। जिनके पास मशीन 5 करोड़ की हो, उनके लिए 5 लाख की भी कोई अहमियत नहीं है। 50,000 और 5,000 तो बहुत दूर की बात। तो 5,000 और 50,000 5 करोड़ के आगे हो जाएगा इममटीरियल। समझ आई? तो वेरिएशन बहुत है मेरे बच्चों प्रैक्टिकल लाइफ में। मैं आपको डरा नहीं रहा, सिर्फ आपको आइडियाज दे रहा हूं। इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, जब आगे मजीद अकाउंटिंग पढ़ोगे, इंशाल्लाह अच्छे लफ्जों में याद करोगे, बोलोगे हाँ यार कुछ गाइड किया था किसी ने, हमें बताया था प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से। प्रैक्टिकल लाइफ में यही वेरिएशंस आती हैं कि हम सोचते हैं यार ये क्या है, चलें आगे बढ़ रहा हूं। उम्मीद करता हूं सबको ये बात क्लियर हो गई कि ये खरीदा और खरीदते ही खर्चा हुआ। ऑफिस बिल्डिंग वॉज वाइट वॉश एंड एट अ कॉस्ट ऑफ $3,000। यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है ये? अच्छा, आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट में अटेंडेंस मार्क नहीं की और किसी ने मुझे याद भी नहीं दिलाया आज।
बहरहाल चलें, जो सेकंड यूनिट में होगा मैं उसको अटेंडेंस उसकी मार्क कर दूंगा प्रेजेंट। सही है जी। जी मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक जितने जवाब मेरे पास आए अल्हम्दुलिल्लाह सब करेक्ट आए, लेकिन पूरी क्लास ने जवाब दिए ही नहीं। चलें, आप जवाब नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, आपकी मर्जी। जिन्होंने जवाब दिया उनका शुक्रिया। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सही है, ये क्या है बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये। ऑफिस बिल्डिंग को वाइट वॉश करवाया आपने। उसके बाद अ न्यू मशीनरी वॉज परचेज 80,000। एक नई मशीनरी 80,000 की खरीदी। तो 80,000 की मशीन खरीदना हमारा 80,000 की मशीन खरीदना हमारा, क्योंकि ये 80,000 की मशीन हमें पहुंचाएगी फायदा। एक न्यू मशीन है, 1 साल से ज्यादा अरसे तक, और मशीन खरीदना जरूरी है, खरीदेंगे एक बार, जहन इसके लिए तैयार है। देखें, बात यह है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहने के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज को लेके चलना पड़ता है साथ साथ। जी बिल्कुल मिल रहा है मैसेज मशहूद, बिल्कुल मिल रहा है मेरा बेटा। तो बस मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे, बहुत शुक्रिया कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गाहे बगाहे मैसेजेस आप भेज रहे हैं, शुक्रिया इसके लिए आपका बहुत बहुत। मैं अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूँ। थोड़ा सा ज़रा मुझे टाइम दीजिएगा प्लीज़। जी मेरा बेटा, तो अब हम देखते हैं, कहता है और फिर $1,000 स्पेंड किए उसकी इंस्टॉलेशन और इरेक्शन पर। तो क्या कहते हैं, ये क्या है आपके ख्याल में? मशीन खरीदी $80,000 की नई और 1,000 खर्च किए उसके इंस्टॉलेशन और इरेक्शन पर, तो क्या है ये आपके ख्याल में? इसका मतलब है ये 80,000 तो कंफर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन मशीन को इंस्टॉल किए बगैर मशीन हम ना कहती हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर रेवेन्यू, कैसे रेवेन्यू हम ना, समझाओ, शाबाश समझाओ कैसे कैपिटल बेटा, अनम्यूट करके बता दो अगर बता सकती हो तो, शाबाश। उस चीज को वहां से रिमूव करना मशहूद, उस चीज को वहां से रिमूव करना। अरे बेटा क्या मतलब है? तो क्या तुम रोजाना रोजाना इंस्टॉल करवाओगे? तुम अपने घर में एसी लगवाने के बाद फिर उसको एक हफ्ते के बाद दूसरे कमरे में लगवा देती हो, फिर एक हफ्ते बाद तीसरे कमरे में लगवा देती हो? नहीं ना। इंस्टॉलेशन आमतौर पे जनरली हम वन टाइम करवाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा, मिसाल के तौर पे लैपटॉप में कोई ख़राबी हो जाए, मशीन आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए, तो फिर उसको उसको वहाँ से रिमूव करके कुछ हो सकता है। और प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी मशीन होती है कि ये ऐसा थोड़ी होता है कि एक दिन बाद ख़राब हो जाए। इंस्टॉलेशन वन टाइम होती है, फिर उनके इंजीनियर आके अगर कोई ख़राबी आती है वो देखते हैं, सही करते हैं। समझ गए? तो इंस्टॉलेशन वन टाइम है। और इसी तरह ये इरेक्शन का मतलब है कि जो पुरानी मशीन, आप नई मशीन खरीद के लाए तो पुरानी वाली को हटाया होगा आपने, रिमूव किया होगा उसकी जगह से, उसके ऊपर भी खर्चा आया, तो ये सारा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एग्जैक्टली मैं ये बात बता चुका हूं बहुत दफा मेरा बेटा अक्सा, कि एक एसेट को खरीदने से लेकर इस्तेमाल में लाने की हालत तक जो खर्चे हों, और अगर आपको लगता है कि वो जरूरी हैं, उनके बगैर वो चीज वर्किंग कंडीशन में नहीं आ सकती, और जहन उसके लिए तैयार है, तो फिर आपको उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना चाहिए। लेकिन अगर जहन तैयार नहीं है, खर्चा आप बेशक जरूरी हो गया लेकिन जहन तैयार नहीं है उस खर्चे के लिए, बेतुका खर्चा है, तो फिर हम उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं, पॉइंट नंबर 9। फिलहाल इस पॉइंट नंबर 8 को सब बच्चों ने 80,000 भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इंस्टॉलेशन एंड इरेक्शन का एक्सपेंडिचर भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। बुक्स वर परचेज फॉर 50,000 एंड 1,000 वर पेड फॉर कैरिंग बुक्स टू द लाइब्रेरी। यस माय डियर स्टूडेंट्स, दिमाग चलाना है, इत्मीनान से सोचना है, इंशाअल्लाह आप अल्लाह के हुक्म से जवाब दे सकते हैं। अच्छा, महक अनम्यूट करें और बताएं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे। महक शाबाश जी बेटा। सर,
मेरा बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे, मेरा बच्चा बताओ, शाबाश। सर क्योंकि बुक्स तो हम लोगों की कोई कैप वो फिक्स्ड एसेट तो नहीं है ना, कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ। तो बुक्स हम लोगों की फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, तो उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर होगा तो वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। भाई हमने आपकी बात बहुत ध्यान से सुन ली, आपने बता दी, मैंने सुन भी ली। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बुक्स हमारा फिक्स एसेट क्यों नहीं है। आप कह रही हैं बुक्स एसेट फिक्स एसेट नहीं है, मैं कह रहा हूँ ओके क्यों नहीं है। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया ना आपसे, तो आप बताएं ये हमारा एसेट क्यों। क्योंकि उसके वो हम लोगों को 1 साल से कम पीरियड में फायदा पहुंचा देंगी। अच्छा, जबरदस्त। अब बात वही है कि आपके दिमाग में थॉट क्या है। आप सोच रही हैं अपनी जात के लिए, शुक्र है हमने यहाँ ये लिखा हुआ है, वरना आप तो बहुत सारे बच्चे अभी अगर मगर करके ना मगरमच्छ को बुला लेते और फिर एक मुश्किल हो जाती। आपको नजर आया मैंने कुछ हाईलाइट किया है स्क्रीन पे, जी, क्या लिखा है? लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी, इसका मतलब है ये आप नहीं पढ़ रही मैडम। कौन पढ़ रहा है? महक। लाइब्रेरियन वगैरह बस पढ़ रहा होगा लाइब्रेरियन जो पढ़ेगा, भी है। मतलब लाइब्रेरियन पढ़ेगा और कोई ना पढ़ेगा, वो अपने पास रखेगा संभाल के, छुपा छुपा के। अरे इसका मतलब है इसको कोई एक शख्स नहीं पढ़ रहा, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। तो बेटा जिस किताब को जी महक आदिल तुम जाके लाइब्रेरी में पढ़ लेती हो, उसके बाद क्या उसमें आग लग जाती है? नहीं, तो फिर क्या बम पटाखे फटने लगते हैं? बाद में यूज की जा सकती है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसका मतलब है तुम्हारे बाद भी किताब आने वालों को पहुंचाएगी फायदा। फायदा। तो पहले तो ये बोल दो कि बुक लाइब्रेरी के लिए क्या है। फिक्स्ड एसेट। पहले एसेट तो बोलो ना। बुक एसेट। लाइब्रेरी के लिए एसेट है, और क्योंकि बुक्स लाइब्रेरी में रखी जाती हैं 1 साल से ज्यादा अरसे तक, वो लाइब्रेरी को, इदारे को, इंस्टीट्यूट को, कॉलेज को, स्कूल को पहुंचाती हैं। फायदा 1 साल से ज्यादा। तो इसका मतलब है फिक्स एसेट हुआ ना मेरा बेटा। क्या जी, ख्याल है, तो समझ में कैपिटल आई? एक्सपेंडिचर है। अब अगर अभी कोई और बहस करना चाहता है तो वो शामिल गुफ्तगू हो जाए अनम्यूट करके, तो अच्छा हो जाएगा। जी जी प्यारे भाई, बिल्कुल। अली मोहम्मद साहब शामिल गुफ्तगू होना चाहते हैं, उन्होंने लिख के सवाल किया, सर किताबें फट भी जाती हैं और न्यू एडिशन भी तो आते हैं। बिल्कुल सर आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आमतौर पर हर बुक का हर महीने हर साल एडिशन नहीं आता। ठीक है, आप अगर देखें तो 2-2, 3-3, 4-4 साल के बाद एडिशन आते हैं, और बुक फटती हैं तो रिपेयर भी हो जाती हैं, टेयर होती हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो रिपेयर भी होती हैं। क्या ख्याल है मेरे भाई अली? गाड़ी भी तो टकरा के खराब हो जाती है ना। बड़ी मुश्किल से गाड़ी से जान छुड़ा के निकला हूं, लोग तो टायरों तक पहुंच गए थे भाई, अल्लाह माफ करे। चलो जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बस फाइनली सर जी सर, जी सर, जी सर। सर ये 1000 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा? कैसे? सर हमने 1000 रुपए किसी मतलब किसी को पे किए होंगे ना कि वो लाइब्रेरी तक पहुंचा दे, तो तो बेटा, उसकी तो वो मतलब अच्छा, इनकम हुई तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी? उसके लिए क्या हुई छोड़ो, हमारे लिए क्या है ये बताओ। अच्छा सर, समझ आ गया सर। क्या समझ आई बताओ। सर तो ये मतलब हम लोग 50,000 के साथ हम भेजवा रहे हैं ना, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया फिर। मैंने स्क्रीन पे कुछ हाईलाइट किया है जी सर। क्या? ट्रांसपोर्ट पेड ऑन मशीनरी परचेस्ड। समझाना जरा ये। अच्छा सर। जी सर, मतलब समझा एक तरीके से हम ट्रांसपोर्टेशन ही कर रहे हैं उसकी, मतलब शिफ्ट कर रहे हैं उसको। एग्जैक्टली, मशीन खरीद के ऑफिस तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन देनी पड़ रही है, तो किताबें खरीद के भी वहां से किताबों को कागज के जहाज पे रख के तो उड़ाऊंगा नहीं। क्या ख्याल है, लेकर आऊंगा नहीं सर। प्यारे भाई मशहूद। जी जी। इसका मतलब है किताबें जी समझ आ गया। आ रही हैं, समझ में भी आ रही हैं, लाइब्रेरी में भी आ रही हैं, लेकिन लोग पढ़ नहीं रहे, बस किताब सामने रखी है और बातें चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं, मेरा ख्याल है काफ़ी आज के लिए इतना। उसके बाद कहता है लैंड वॉज परचेज for $100,000 and 5,000 were paid for legal expenses। अरे इतने बड़े बड़े मैसेज करोगे तो मैं कैसे पढ़ूंगा? रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रुक जाओ, सबर करो। इस्तेमाल खर्चा
सैयदा ज़हरा, आपने ये किस चीज़ के लिए लिखा था? इस्तेमाल करने से पहले ख़र्चा, और जैसे फैक्ट्री वाले के लिए न्यू मशीन की डेली चार्जेस हैं, वैसे ही लाइब्रेरी वाले के लिए हैं। बिल्कुल सही। ओके जी, ओके, शुक्रिया। अच्छा जी, सब बच्चों ने माशाल्लाह जवाब भेजा, बाकी लोग भी आप जवाब भेज दें, शुक्रिया। लैंड वॉज परचेज 1,05,000 वर पेड फॉर लीगल एक्सपेंसेस। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एक भी जवाब गलत नहीं आया, सब बच्चों ने जवाब दिया। लैंड ख़रीदना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसके लीगल एक्सपेंसेस, कानूनी अखराजात भी जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो ख़रीदने के ख़र्चों में शामिल हो जाएगा। और हम कहेंगे ज़मीन हमें $1,05,000 की पड़ी। शुक्रिया, इस पे बहस की गुंजाइश नहीं है, तो आगे बढ़ जाता हूँ। 50,000 were paid for custom duty and freight on machinery purchased from Japan. ओके जी, चलो जापान से खरीद लिया भाई, क्या खरीद लिया? मशीनरी खरीद ली है, और उस पर कस्टम ड्यूटी और फ्रेट यानी ट्रांसपोर्टेशन। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक करेक्ट आंसर मौसूल हो रहे हैं आपकी जानिब से। दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं विदाउट एनी डाउट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम तो बहुत लगा, लेकिन कुछ दिमाग, कुछ माहौल बन सा गया है। और अब मुझे लग रहा है कि जो लोग थोड़ी बहुत मिस्टेक कर रहे थे वो अपने आप को करेक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे जहरा से बोलना है स्पेशली, क्योंकि जहरा जवाब माशाल्लाह दे रही हैं कोशिश करके मुस्तकिल। बेटा एक चीज़ का ख्याल रखना है मेरा बच्चा हमें, वो ये कि हम जब क्राइटेरिया अप्लाई करें ना किसी भी चीज़ पर, तो अगर मैं नए एसेट को खरीद रहा हूं और उस पर खर्चा कर रहा हूं, और अगर मैं उस पर क्राइटेरिया लगा दूं एग्जिस्टिंग एसेट का या सेकंड हैंड एसेट का, तो मेरा सारा काम खराब हो जाएगा मेरा बेटा, समझ रहे हो? तो इसलिए इस चीज को मेक श्योर करना है कि जब आप किसी पॉइंट को पढ़ो तो ये मेक श्योर करो कि उसमें न्यू एसेट की बात हो रही है, एग्जिस्टिंग एसेट की बात हो रही है, या सेकंड हैंड एसेट की बात हो रही है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी हम आगे पीछे हुए तो हम भटक जाएंगे। राइट, ओके जी। 50,000 वर पेड फॉर कस्टम ड्यूटी, ये हो गया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओल्ड फर्नीचर वॉज रिपेयर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ $500। यस माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं। अली मोहम्मद काफी देर में लाए भाई, आज अली मोहम्मद चेंज हो गया यार छुट्टियों के बाद, छुट्टियों से पहले ऐसा ना था अली मोहम्मद। मैं सही बोल रहा हूँ अली मोहम्मद, तुम नजर उतार लो, वरना मैं बता रहा हूँ तुम आओगे तो मैं नजर उतार दूंगा तुम्हारी यहाँ पे आके। अली मोहम्मद हमारे मासूम से भाई हैं, बड़े प्यारे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, मासूमाना सवाल है उनका। चलो कभी कभार ऐसे अक्लमंद लोगों से भी ऐसी बातें निकल जाती हैं। अली मोहम्मद साहब कह रहे हैं मगर बिजनेस में लाइब्रेरी का क्या काम है भाई? अब कोई समझाए हमारे अली भाई को। महक आदिल, अभी हम बात करते हैं इंशाल्लाह इस पे। ओल्ड फर्नीचर वॉज रिपेयर्ड पे, जी बिल्कुल इस पे यही होगा। तहा नईम साहब ने कहा, अच्छा कोई भी अनम्यूट करके जवाब नहीं दे रहा, लेकिन बहरहाल चलें। मैं महम, अगर ये पब्लिक लाइब्रेरी हुई ना, सही है, और गवर्नमेंट इसको मैनेज कर रही है तो हो सकता है फ्री हो, बट प्राइवेट लाइब्रेरी भी तो हो सकती है, और कॉलेज की लाइब्रेरी भी तो हो सकती है। क्या ख्याल है? प्राइवेट कॉलेज तो बिजनेस है ना मेरा बेटा, गवर्नमेंट कॉलेज बिजनेस नहीं है। तो अली भाई जहां फ्री होती है ना, जहां फ्री होती हैं, जो फ्री लाइब्रेरी होती हैं, जैसे अली बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, और अच्छा लगता है कि आपके सवालात का जवाब दूं प्यारे भाई। देखो जो फ्री लाइब्रेरी होती हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। सेकेंड ईयर भी तो पढ़नी है ना, शायद मैं पढ़ा दूं, सही है प्यारे भाई, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सही है। तो इंशाल्लाह बात करेंगे ना, अल्लाह ने जिंदगी और मौका दिया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे, सही है। अभी हम बात कर रहे हैं ऐसी लाइब्रेरी की जिसका मकसद तालीम और इल्म फैलाना नहीं है, बल्कि नोट कमाना है और नोट बनाना है। समझ में आई? उर्दू वाला बनाना। वेरी गुड। ओल्ड फर्नीचर वॉज रिपेयर्ड, मेरा ख्याल है सब ने इसका जवाब दिया। क्या दिया? लिख के भेज दो शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिख के भेज दो फटाफट। वेरी गुड, शाबाश।
कमजोरी हो गई है बहुत, लिखा नहीं जा रहा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, शुक्रिया, वक्त जाया नहीं कर रहा, आगे बढ़ रहा हूं। पॉइंट नंबर 13, एन एडिशनल रूम वॉज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ $15,000। यस माय डियर स्टूडेंट्स, जी प्यारे बच्चों। ज़हरा कैज़र, तुम्हारा मुझे पहला जवाब नजर आया है, ये ज़हरा कैज़र का पहला जवाब नजर आया था ये मुझे, और अमल ने भी मैसेज किया, शुक्रिया। और अगर आप पहले भी कर चुकी हैं तो भी शुक्रिया, लेकिन ज़हरा कैज़र का मुझे ये पहला जवाब नजर आया था, और अमल का और मनाहिल तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैसेज कर ले भाई, सवाल ही सर नहीं। मैं आपको कब से मैसेजेस कर रही हूँ, मैंने आपको हर सवाल का जवाब दिया है। बेटा बिल्कुल कर रही होंगी, इसीलिए मैंने सेफ साइड बोला था कि असल में ना मैं या तो पता नहीं मेरी आंखें खराब हो गई हैं या फिर क्या मसला है, मैसेजेस जो है ना मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्या मसला है। ये मैं ग्लासेस बीच में पहनने शुरू कर दिए थे, फिर मैंने छोड़ दिए। अब ये लैपटॉप के सामने बैठे बैठे ना आंखें खराब हो जाती हैं, चीजें ऐसे उड़ रही होती हैं सामने से। तो बड़ी माजरत चाहता हूँ मैं अगर आपके मैसेज रह जाते हैं तो, लेकिन मैं सेफ साइड आपको जगाने के लिए इस तरह नाम लेता रहता हूँ। उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानते होंगे, और अगर बुरा मान रहे हैं तो नहीं माने प्लीज। देखें मैं आपके टीचर हूँ, तो टीचर की बात का बुरा नहीं मानते, क्योंकि जिंदगी तो ऐसी गुजारनी है, क्या ख्याल है? अरे भाई क्यों ज़ाहरा ऐसी बातें कर रही हो मेरा बेटा, ऐसे ना कहो प्लीज। मुझे आप लोगों पे यकीन है भाई, अगर मैं आप पे यकीन नहीं करूंगा तो ट्रस्ट डेवलप कैसे होगा? अपने बच्चों का यकीन करूंगा तो ट्रस्ट डेवलप होगा ना। तो बस बात यह है, आपने कह दिया हमने मान लिया। जी बिल्कुल अक्सा, 100% एग्री मेरा बेटा। अच्छा मनाहिल तुम मैसेज करती होगी, लेकिन चेक करो यहीं करती हो। मजाक था बेटा, मजाक, मेरा बच्चा बुरा नहीं मानना। मनाहिल तुम बिल्कुल मैसेज करती हो, मैंने कब बोला तुम मैसेज नहीं करती? चलो ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं मेरा बेटा। अच्छा देखो भाई अपना, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 13 पॉइंट पे किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, एडिशनल रूम बनाने से बिल्डिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, है ना। एक्सीलेंट हो गया, बेहतरीन हो गया। किसी को पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ ले, वरना मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 14, डैमेज इज पेड ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई सर्टेन गुड्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, पहले तो पॉइंट समझ लो। अंग्रेजी का कोई वर्ड खुदा ना खास्ता समझ में नहीं आ रहा तो मैं समझाने की कोशिश करूं। हाँ वाह भाई वाह, जवाब देना शुरू कर दिया लोगों ने तो। अच्छा हुज़ैफा नहीं बेटा, 14 पॉइंट पे तवज्जो की जरूरत है मेरा बेटा। डैमेज इज पेड ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, आपने उसकी पासदारी नहीं की, आप मतलब उस मुआहदे को पूरा नहीं कर सके, खिलाफ वर्जी हो गई आपसे, आपने जो मुआहदा किया था आप उसे पूरा नहीं कर सके, तो फिर उसके नतीजे में यानी आपने क्या करना था, आपने सप्लाई करनी थी कुछ गुड्स, सही है, आपने कुछ सामान बेचा था और वो आपने आगे डिलीवर करना था, बट आप वो वादे के मुताबिक, मुआहदे के मुताबिक डिलीवर नहीं कर सके, तो उस पर आपको कुछ हर्जाना, जुर्माना, पेनल्टी अदा करनी पड़ रही है। अब तो बता दो प्लीज कौन सा खर्चा है? अरे हम ना इतना समझाने के बावजूद भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रही हो। बेटा मर्चेंडाइज बेच रही हो मेरा बेटा, मर्चेंडाइज बेची, मर्चेंडाइज सप्लाई नहीं कर सकी प्रॉपर टाइम पर, तो उसके ऊपर जो हर्जाना होगा उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों कहोगी? उसका कौन सा बेनिफिट तुम्हें आने वाले सालों तक मिलेगा? खर्चा है सिंपल, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है मेरा बेटा, इसका फायदा आने वाले सालों तक कैसे मिलेगा तुम्हें? समझी? अब तुम तो रट्टा लगा रही हो फातिमा, ऐसे ना करो प्लीज। गुड्स लिखा है तो आंखें बंद करके बोल दोगी कि जो है ना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, रेवेन्यू है। ओके पॉइंट नंबर 15, जनाब अली, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एन ओल्ड एंड वॉर्न पार्ट ऑफ मशीनरी। जनाब क्या ख्याल है इसके बारे में? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतना मिला जुला रुझान है ना आपकी क्लास में। कभी कभी अच्छा पढ़ने वाले बच्चे गलत जवाब दे देते हैं, कभी कभी अच्छा पढ़ने वाले सही जवाब भी दे देते हैं, क्योंकि सारे ही अच्छा पढ़ने वाले हैं ना माशाल्लाह। बहरहाल चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेजॉरिटी ने इसका आंसर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख के भेजा, मेजॉरिटी ने इसका आंसर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख के भेजा, और इसका करेक्ट आंसर
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। सर क्यों है, वजह बताएं। कहां लिखा हुआ है कि तुम जो मशीनरी का पार्ट रिप्लेस कर रहे हो उसको रिप्लेस करने से मशीन की लाइफ बढ़ रही है? कहां लिखा हुआ है मशीन की एफिशिएंसी बढ़ रही है? कहां लिखा हुआ सर है? बेसिकली मैंने सोचा कि अगर उसको हम रिप्लेस करेंगे तो लाइक अब क्योंकि वो पुराना हो चुका है, अगर एक मशीन का काम है पानी को फिल्टर करना, तो वो अपने पुराने पार्ट में अगर 14 या 15 गैलन पानी को फिल्टर कर रहा था 1 घंटे के अंदर, तो जब हम उसको रिप्लेस करके नया पार्ट लगवा लेंगे तो ये हो सकता है ना कि अब उसकी लाइक उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी ना, जाहिर सी बात है, अगर उसका एक पार्ट चेंज होगा, वॉर्न आउट पार्ट है जो कि, तो पहले उसकी ये कैपेसिटी 14-15 गैलन से हो सकता है कि 20 गैलन्स तक पहुंच जाए 1 आवर में। अच्छा देखो देखो, मेरी बात ना बड़े पुरसुकून अंदाज में सुननी पड़ेगी और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह इस पर मजीद बहस करेंगे जितनी देर तुम लोग चाहोगे। 5 मिनट है हमारे पास, हम कोशिश करते हैं, ठीक है। मेरी बात सुनो, मारिया नसीम आपने बहुत अच्छा लिखा है, जो जवाब लिखा है मेरा बेटा। देखो पहले तो अक्सर हमें ये डिसाइड करने की जरूरत है कि जो पार्ट था ना, वो उस पार्ट मशीन में उस पार्ट के लगे होने पर कितने गैलन फिल्टर होते थे? 15 गैलन बिलफर्स। तो 15 गैलन ही होने चाहिए थे या 20 होने चाहिए थे? उसकी कैपेसिटी ही 15 गैलन थी। अब हुआ क्या, इस्तेमाल हो के क्या हुआ कि 12 गैलन के बाद फिल्ट्रेशन जो होने लगी वो खराब होने लगी। तो हकीकत में उस पार्ट की कैपेसिटी 15 थी। अच्छा मैं इसको एक और एग्जांपल देता हूं, तुम्हारी एग्जांपल को चेंज करता हूं। मैं चाह रहा था तुम्हारी बात ही को कंटिन्यू करूं, लेकिन मैं तुम्हारी एग्जांपल के लिए एक और अच्छा सा वर्ड लाता हूं। तुम्हारे लैपटॉप में एक 200 GB की हार्ड डिस्क लगी हुई थी, सही है, वो खराब हो गई, जल गई। अगर तुम उसमें 200 GB की ही हार्ड डिस्क लगा दो, समझाने के लिए बोल रहा हूं, ये मिसाल एक्यूरेट नहीं है बट मैं समझाना चाह रहा हूं, तो मुझे बताओ कि तुम्हारे लैपटॉप की कॉस्ट बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई? बताओ शाबाश। 200 नहीं बढ़ी। लेकिन अगर तुम उसमें 1 टेराबाइट की लगा दोगी हार्ड डिस्क, तो अब तुम्हारे लैपटॉप में स्टोरेज कैपेसिटी में हो गया इजाफा, और 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क 200 GB के मुकाबले में कॉस्टली होती है। इट मींस कि अगर हम किसी पार्ट को जस्ट रिप्लेस कर रहे हैं और आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सही है, तो हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझेंगे। बट अगर हम किसी ऐसे पार्ट को रिप्लेस कर रहे हैं जिसके नतीजे में कैपेसिटी बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, सही है, जैसे मिसाल के तौर पे अब मैं इस मिसाल चेंज कर रहा हूं, अक्सर बहुत गौर से सुनना बेटा, क्योंकि मिसगाइड ना हो जाओ। जब इंजन मशीन जो है गाड़ी का हमने रिप्लेस किया, तो इंजन की लाइफ रह गई थी 1 साल, या इंजन किसी भी वक्त सीज हो सकता था। अब नया इंजन जब हमने गाड़ी में डाला तो अब मशीन ज्यादा अरसे तक चलेगी, अब गाड़ी ज्यादा अरसे तक चलेगी और मजीद 4 साल और चल सकती है। तो लाइफ में क्या हो गया, इजाफा, सही है। तो बहरहाल बहुत अच्छा हुआ आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। और अली भाई कह रहे हैं सर अगर बिल्डिंग की पाइपिंग चेंज करेंगे लीकेज की वजह से, तो बेटा डिपेंड करता है कि बिल्डिंग की कॉस्ट के सामने वो खर्चा कितना बड़ा खर्चा है, ठीक है, सही है। अगर बड़ी अमाउंट है सर एक चीज, हाँ जी तलाल भाई प्लीज, आखिरी 2 मिनट 3 जी मिनट। अभी आपने एग्जांपल दी ना अभी के लैपटॉप की अगर 200 GB की हार्ड डिस्क पहले से लगी हुई है तो हमने उसको रिप्लेस करा 200 से, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, सही? नहीं, मैंने समझाने के लिए बोला अक्सा को, इसीलिए मैंने बोला था मिसगाइड मत हो जाना। देखो जी मतलब अगर हम लोग 1 टेराबाइट की लगाएंगे, मैं ये उसको समझाना चाह रहा था। कैपिटल होना अक्सा चाहिए। ने जो एग्जाम्पल दी थी ना, मैंने अक्सा के मुताबिक बोला। तलाल प्लीज इसको, इस एग्जाम्पल को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुम मिसगाइड हो गए, मुझे पता था ये हो सकता है। देखो मेरी बात सुनो, जब किसी पार्ट को रिप्लेस करें और उससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और पार्ट रिप्लेस तभी होता है जब वो चीज हमारे पास पहले से मौजूद हो। लेकिन अगर कोई चीज जल गई है, अगर कोई चीज जल गई है, अगर कोई मशीन है आपके घर में, पानी भरने की मशीन है, उसकी वाइंडिंग जल गई, तो भाई वाइंडिंग करवाओगे या नहीं, बताओ, करवाओगे, है ना? तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जा रहा है तलाल।
इसी तरह अगर जी सर। तुम्हारी हार्ड डिस्क खराब हो गई, तो बात यह है कि हार्ड डिस्क को रिप्लेस करोगे, लेकिन अगर तुम उसको रिप्लेस कर रहे हो एफिशिएंसी स्टोरेज बढ़ाने के लिए, तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सही है प्यारे भाई? तलाल अटेंडेंस मार्क करें सब बच्चे, शाबाश। और जी तलाल सर। आप कर लें, बिल्कुल अटेंडेंस मार्क कर दें सब बच्चे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। काफ़ी ज़्यादा बहस हुई, अच्छा हुआ, जितनी ज़्यादा बहस होगी क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। अच्छा, बस मैं इख्तिताम इस बात पे करता हूँ, मीटिंग थोड़ी देर में ख़त्म होने वाली है। आप आम तौर पे ये भी देख लिया करो कैपिटल एक्सपेंडिचर की पहचान करते हुए कि ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट आपको लगता है कि मोर देन अ ईयर होगा। सही है, क्राइटेरियाज तो अपनी जगह हैं, लेकिन ये भी मेक श्योर कर लिया करो कि ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट मोर देन अ ईयर होगा, आप उनको एसेट की कॉस्ट में शामिल कर लेते हैं और उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ओके, जितना पढ़ सकते हैं मजीद पढ़ लेते हैं। लास्ट मिनट है, आप किसी भी वक्त मीटिंग खत्म होगी, आप इसके बाद अपनी अगली क्लास ज्वाइन करेंगे। अच्छा जी, ओके 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 मास, सही है। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट के बाद लिखा है रिपेयर टू अ मोटर कार मेट विथ एन एक्सीडेंट। ओके, कौन सा खर्चा? रेवेन्यू, ठीक है। 10,000 पेड फॉर इम्प्रूविंग अ मशीनरी। देखें, अब बताएं, वर्ड यूज किया ना उसने जानबूझ के, ताकि आप समझ जाएं। ओके, लीगल एक्सपेंस इनकर्ड इन एन इनकम टैक्स अपील। इनकम टैक्स अपील क्या होती है? हमने